नमस्कार दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं का। दो पर्वतमालाएं अपनी, एक तो है विंध्याचल और एक है सतपुड़ा। देखो कहाँ कहाँ हैं दोनों। पहले है अपनी विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला है गुजरात से लेकर सासाराम बिहार तक। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? गुजरात से लेकर सासाराम। सासाराम कहाँ पर है? बिहार में। गुजरात से सासाराम बिहार तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में। कितने किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है? 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इस विंध्याचल पर्वतमाला में इसका निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। विंध्याचल पर्वतमाला में मुख्यतः जो चट्टानें पाई जाती हैं वो बलुआ पत्थर। कहाँ पाए जाते हैं? इसमें बलुआ पत्थर सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा यह जो पर्वतमाला है विंध्याचल पर्वतमाला, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार कितने राज्यों में फैली हुई है? 4 राज्यों में। कहाँ कहाँ है ये? गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार। कितने राज्यों में फैली हुई है? 4 राज्यों में फैली हुई है। भारत में सर्वाधिक भवन निर्माण की सामग्री, भारत में सर्वाधिक भवन निर्माण की सामग्री, भारत में सर्वाधिक भवन निर्माण की सामग्री, सर्वाधिक भवन निर्माण की सामग्री किस पर्वतमाला से प्राप्त होती है? तो किस पर्वतमाला से प्राप्त होती है? अपने को विंध्याचल पर्वतमाला से प्राप्त होती है। विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में, यहाँ से विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। विंध्याचल के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। या कह सकते हैं कि इसके दक्षिणी भाग में किसका विस्तार है? तो इसके दक्षिणी भाग में नर्मदा भ्रंश घाटी का विस्तार पाया जाता है। इसके पूर्वी भाग को बिहार में कैमूर और भारनेट, कैमूर और भारनेट किस नाम से जाना जाता है? कैमूर और भारनेट की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है इसको बिहार में। ठीक है। इसके अलावा विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत व दक्षिण भारत है। किस किस के अफवाह को अलग करती है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत व दक्षिण भारत। उत्तर भारत व दक्षिण भारत के अफवाह को अलग करने वाली या उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अफवाह को पृथक करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला है। कैसे कि उत्तर भारत में जैसे हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो विंध्याचल पर्वतमाला को क्रॉस करके दक्षिण में नहीं आती, और जो नदियां दक्षिण में बहती हैं वो विंध्याचल को क्रॉस करके उत्तर भारत में नहीं जाती। इसलिए ये भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में, या उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र को पृथक करने का कार्य भी कौन सी पर्वतमाला करती है? विंध्याचल पर्वतमाला करती है। अगली आती है अपनी सतपुड़ा पर्वतमाला। अगली पर्वतमाला है अपनी सतपुड़ा पर्वतमाला।
अगली अपनी पर्वतमाला है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार गुजरात, एमपी और इसके अलावा कुछ भाग इसका झारखंड में भी विस्तृत है। ठीक है, तो ये कितने राज्यों में फैली हुई है? 3 राज्यों में फैली हुई है। सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। इसका जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग को कहते हैं राजपीपला। पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? राजपीपला। मध्यवर्ती भाग को क्या कहते हैं? महादेव। और पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? मेकाल। सतपुड़ा पर्वत के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? राजपीपला। मध्यवर्ती भाग को महादेव और पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? मेकाल कहते हैं। सतपुड़ा पर्वत वास्तविक पर्वत नहीं है। ये क्या नहीं है? वास्तविक पर्वत नहीं है। सतपुड़ा पर्वत जो है वो किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? जैसे ये अपनी सरफेस है, ये अपना धरातल है। ठीक है, धरातल है। जब धरातल में मध्यवर्ती स्तंभ यथावत रहे और स्तंभ के दोनों ओर के पार्श्व भाग नीचे धंस जाएं, स्तंभ के दोनों ओर के जो पार्श्व भाग है वो क्या हो जाए? नीचे धंस जाएं। ठीक है, ठीक है, यानी कि एक प्लेन जगह में भूगर्भिक हलचलों के कारण या भ्रंशों के कारण से इसके 2 जो पार्श्व भाग हैं वो नीचे धंस जाएं और बीच का भाग यथावत रहे, वो क्या कहलाता है? ब्लॉक पर्वत कहलाता है। ये वास्तविक पर्वत की श्रेणी में नहीं आता। भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। और जैसे और भी कई ब्लैक पर्वत हैं, जैसे जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो भी किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत किसकी श्रेणी में नहीं आते? वास्तविक पर्वत की श्रेणी में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये धरातल से ऊपर उठे नहीं होते, जबकि इनके जो 2 पार्श्व भाग होते हैं वो ज्यादा नीचे धसे हुए रहते हैं, इसलिए ये अपने को किसके समान प्रतीत होते हैं? पर्वत के समान प्रतीत होते हैं। ये कहलाते अपने ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। अब सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत क्यों है? क्योंकि सतपुड़ा के उत्तर में अभी अपन ने देखा था कि विंध्याचल के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। तो सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी बहती है? नर्मदा। और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। उत्तर में कौन सी बहती है? नर्मदा। और दक्षिण में कौन सी बहती है? ताप्ती। ये कौन सी नदी बह रही है सतपुड़ा के उत्तर में? नर्मदा नदी। और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बह रही है? ताप्ती नदी बह रही है। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियां ये अपवाद है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां कहां पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, सतपुड़ा और नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर। क्यों? क्योंकि नर्मदा और जो ताप्ती नदियां ये दोनों नदियां अपनी किस में बहती हैं? भ्रंश घाटी में बहती हैं। किस घाटी में बहती हैं? भ्रंश घाटी में बहती हैं। और भ्रंश घाटी में बहने के कारण ही ये दोनों नदियां कहां पर गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो इसके सतपुड़ा के दोनों ओर 2 भ्रंश घाटी हैं। भ्रंश घाटियां मतलब गहरे धसे हुए भाग हैं और ये अपने को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए सतपुड़ा पर्वत क्या है कि ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, इसके मध्यवर्ती या महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। ऊंचाई है 1350 मीटर। और इस धूपगढ़ चोटी के पास ही मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी।
पंचमढ़ी हिल स्टेशन, पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ पर है? धूपगढ़ पर्वत चोटी के समीप। और पंचमढ़ी एक जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक चोटी है। इसी अमरकंटक चोटी के समीप से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक चोटी के समीप से होता है। ये थी अपनी सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार 3 राज्यों में, गुजरात, एमपी और इसका कुछ भाग है झारखंड में। इसके 3 भाग हैं। पश्चिमी भाग को राजपीपला, मध्यवर्ती भाग को महादेव और पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? मैकाल कहते हैं। महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, और धूपगढ़ चोटी के पास ही मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। और अमरकंटक चोटी के समीप से 2 नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदियां। नर्मदा अरब सागर में गिरती है, जबकि सोन नदी कहां पर गिरती है? गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सतपुड़ा पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? जिस पर्वत के दोनों पार्श्व भाग गहरे अवतलित हुए हों या गहरे धसे हुए हों, क्या कहलाते हैं? ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। जैसे जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ये थी अपनी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाएं। आगे अपन अध्ययन करते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का। आगे आता है अपना पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत। देखो, जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो पश्चिमी तट पर या अरब सागर के समांतर, इसके समांतर, अरब सागर के समांतर ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, कहां से? ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कहां तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कहां तक है? ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है। जो पश्चिमी तट पर है वो क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है? ताप्ती नदी के बाएं तट से लेकर कहां तक है? ये कन्याकुमारी तक। ताप्ती नदी के बाएं तट से कहां तक है? कन्याकुमारी तक है। ये 1600 किलोमीटर की लंबाई में और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1000 से 1300 मीटर के बीच है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 1000 से 1300। लंबाई कितनी है इसकी? 1600 मीटर है। कहां से कहां तक है? ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। तो इसका विस्तार कितने राज्यों में है? तो पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है अपने गुजरात में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? ये मुख्य रूप से 5 राज्यों में फैला है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये सभी राज्य किस तट पर स्थित हैं? पश्चिमी तट पर स्थित हैं। जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये भी वास्तविक पर्वत की श्रेणी में नहीं आता। ये भ्रंशोथ पर्वत है। कैसा पर्वत है? भ्रंशोथ पर्वत। भ्रंशोथ पर्वत। भ्रंशोथ पर्वत का क्या मतलब होता है? भ्रंश के कारण उत्पन्न पर्वत। भ्रंशोथ। इसकी उत्पत्ति कब हुई? तो जब पेंजिया का विखंडन हो रहा था, पेंजिया, जब पेंजिया का विखंडन हो रहा था उस समय जब भारत किससे अलग हुआ था? अफ्रीका से अलग हुआ था। भारत किससे अलग हुआ था?
अफ्रीका से अलग हुआ था, उसी समय जब भारत का जो भाग है, प्रायद्वीपीय भारत है, जब ये अफ्रीका से टूटकर क्या हुआ, अलग हुआ। तो जब अलग हुआ तो इनके बीच में किसकी उत्पत्ति हुई, भ्रंश की उत्पत्ति हुई। और जब भ्रंश की उत्पत्ति हुई तो इस भ्रंश में नीचे जो अपने धरातल में मैग्मा जमा था वो बाहर आकर क्या हो गया, जम गया, जिसके कारण से अपने एक कगार के रूप में, किसके रूप में, एक कगार के रूप में किसका विकास हुआ था, पश्चिमी घाट पर्वत का विकास हुआ था। एक कगार के रूप में अपना किसका विकास हुआ था, पश्चिमी घाट पर्वत का विकास हुआ था। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत को क्या कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं। इसे दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। कितने भागों में बांटते हैं इसे, दो भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, एक अक्षांश रेखा गुजरती है 16 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कहां से गुजरती है, गोवा से गुजरती है। इस 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसे कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, और इसके दक्षिण में जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसे कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। आगे दक्षिण में जाके यहां पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में यहां पर एक फैली हुई है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, या इन्हें ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। ब्लू माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। और इन नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में यहां पर है अन्नामलाई, कार्डोमम या इलायची की पहाड़ियां। इसके दक्षिण में अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियां, और अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में, इनसे आगे जब और दक्षिण में चलते हैं तब आती है अपनी कार्डोमम, कार्डोमम या इलायची की पहाड़ियां। कार्डोमम या इलायची की पहाड़ियां। तो ब्लू माउंटेन्स या नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई, कार्डोमम, इनका अध्ययन भी अपन किसके अंतर्गत करेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत के अंतर्गत ही इनका अध्ययन भी करेंगे। ठीक है, आगे देखो तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है वो सह्याद्री को कितने भागों में बांटती है, दो भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, या बात करें उत्तरी सह्याद्री का निर्माण, तो उत्तरी सह्याद्री में मुख्यतः लावा चट्टानें पाई जाती है। उत्तरी सह्याद्री में क्या पाई जाती हैं, लावा चट्टानें पाई जाती हैं। यानी कि उत्तरी सह्याद्री किससे निर्मित है, ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न लावे के द्वारा जो चट्टानें बनी उसके द्वारा निर्मित है उत्तरी सह्याद्री। जबकि दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण आर्कियन काल की चट्टानों से हुआ है। पहला अंतर तो क्या आ गया कि उत्तरी सह्याद्री की चट्टानें किससे निर्मित है, लावा से निर्मित है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री की चट्टानें किस काल की हैं, आर्कियन काल की। और आर्कियन काल चट्टानों के निर्माण क्रम में सबसे प्राचीन काल माना जाता है। तो भारत में सबसे प्राचीनतम आर्कियन काल की चट्टानें कहां पर देखने को मिलती हैं, तो दक्षिणी सह्याद्री में अपने को आर्कियन काल की चट्टानें देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं इसकी चोटियों की। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबई, कलसुबई। ठीक है, जो कहां पर है, महाराष्ट्र में। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबई। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो महाबलेश्वर। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में, और कलसुबई भी कहां पर है,
महाराष्ट्र में। कलसुबई की ऊंचाई है 1646 मीटर और महाबलेश्वर की ऊंचाई है 1438 मीटर। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री की बात करते हैं। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दक्षिणी सह्याद्री की? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख बाबा बुदन की पहाड़ियों में स्थित है। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी सह्याद्री की ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कितने मीटर ऊंची है? 1892 मीटर ऊंची है। कुद्रेमुख कहां पर है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में कौन सी पहाड़ियों में? बाबा बुदन की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियों में? बाबा बुदन की पहाड़ियों में स्थित है कुद्रेमुख की चोटी। बाबा बुदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो लोहा अयस्क के लिए बाबा बुदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख की खाने प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिणी सह्याद्री में एक चोटी और है पुष्पगिरी। पुष्पगिरी जहां से कावेरी नदी निकलती है, 1714 मीटर ऊंची। ठीक है, तो दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पुष्पगिरी। कितने मीटर ऊंची है? 1714 मीटर ऊंची है, जहां से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। जबकि महाबलेश्वर चोटी के समीप से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। महाबलेश्वर चोटी के समीप से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। आगे देखो, अब ये जो अपना पश्चिमी घाट पर्वत है, इस पश्चिमी घाट पर्वत का जो ढलान है वो किस दिशा में अधिक है? तो वो पश्चिम दिशा में अधिक है। यानी कि इसका ढलान कुछ इस प्रकार है। ये अपना पश्चिमी घाट और ये है अपना पूर्वी घाट। ठीक है, ये अपना इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है? अरब सागर। ठीक है, तो जब यहाँ पर खड़े होंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में, तो अपने को नहीं तो इधर ज़्यादा ऊंचाई दिखेगी और नहीं इधर। लेकिन जब यहाँ पर खड़े होंगे इसके नीचे आके, तो ये अपने को क्या दिखाई देगी? इसकी ऊंचाई दिखाई देगी। ठीक है, ये यहाँ पर इस प्रकार से है, ऐसे, फिर आगे इसकी ऊंचाई कम है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पर्वत के किस भाग की ऊंचाई अधिक है? तो ये पश्चिमी घाट पर्वत का ये जो अरब सागर की तरफ भाग है, ये कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है। यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी भाग की ऊंचाई या पश्चिमी भाग का ढलान क्या है? अधिक है। जबकि जो पूर्वी भाग है इसका पूर्वी भाग का ढलान क्या है? मंद है। तो कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंचाई या पश्चिमी घाट पर्वत का ढलान किस ओर है? पूर्व की ओर अधिक है, और पश्चिम की ओर अधिक है और पूर्व की ओर क्या है? कम है। यही कारण है कि जब मानसून आता है, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, तब पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में वर्षा होती है, पूर्व में वर्षा नहीं होती। क्योंकि ऊंचाई अधिक होने के कारण से जब मानसूनी पवनें यहाँ पर ऊपर उठती हैं, तो जब ऊपर उठती हैं तो उनके तापमान में कमी होती है, और तापमान में कमी होने के कारण वो अपनी आर्द्रता को छोड़ते हुए ऊपर की ओर उठती हैं। इसलिए संपूर्ण वर्षा इसके पश्चिमी भाग में होती है। जब इधर पूरब की ओर आती है तो ये पवनें नीचे की ओर आती हैं, नीचे की ओर आती हैं तो पवनों की तापमान में वृद्धि होती है, और वृद्धि होती है तो पवनों की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में वर्षा होती है, जबकि पूरब में वर्षा नहीं होती। ठीक है, आगे देखो, पश्चिमी घाट पर्वत एक लगातार एक सतत रूप में पर्वतमाला है, यानी कि ये कटी फटी नहीं है। ठीक है, एक लगातार रूप में सतत रूप से इसमें आवागमन के लिए 4 दर्रे हैं। इसमें दर्रे कितने हैं? 4। कौन कौन से? पहला है थाल घाट, थाल घाट दर्रा।
दर्रा किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच से गुजरने का आवागमन का जो सकरा या जो तंग रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। पहला है थाल घाट, दूसरा है भोर घाट। थाल घाट, भोर घाट, तीसरा है पाल घाट और चौथा है सेन कोटा। चौथा कौन सा है? सेन कोटा दर्रा। ठीक है। जो थाल घाट दर्रा है, थाल घाट दर्रा मुंबई नासिक किसको जोड़ता है? मुंबई नासिक और आगे जाता है ये कोलकाता तक। मुंबई नासिक और कोलकाता। भोरघाट दर्रा मुंबई, पुणे और चेन्नई। मुंबई, पुणे और चेन्नई। पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा नीलगिरी। पालघाट दर्रा नीलगिरी और किसको जोड़ता है? अन्नामलाई। नीलगिरी और अन्नामलाई। सेन कोटा दर्रा ये तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है? मदुरई। तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है? मदुरई से जोड़ता है। तो पश्चिमी घाट पर्वत में कितने दर्रे हैं? 4। ठीक है। पहला है थालघाट, मुंबई, नासिक, कोलकाता। बोरघाट मुंबई, पुणे और चेन्नई। पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में। सेनकोटा तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में। ठीक है। तो ये इसके 4 दर्रे थे पश्चिमी घाट पर्वत के। आगे देखते हैं अपन इसी के अंतर्गत ब्लू माउंटेन्स या कह सकते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी के पहाड़ियों के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में कार्डोमम या इलायची की पहाड़ियां। ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है। इधर है पूर्वी घाट पर्वत, वो पश्चिमी घाट पर्वत। यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ जिन्हें अपन क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन्स। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या ब्लू माउंटेन। ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों में फैली हुई हैं। जैसे नीलगिरी से दक्षिण में आते हैं, नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में है कार्डोमम या इलायची की पहाड़ियां। इनके दक्षिण में कार्डोमम या इलायची की पहाड़ियां। ठीक है। तो भारत की अगर बात करें, भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी हैं? तो यहां देखो सबसे लास्ट में कौन सी पहाड़ियां आ रही हैं? कार्डोमम या इलायची की पहाड़ियां। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी हैं? कार्डोमम या इलायची की पहाड़ियां हैं। ठीक है। देखो नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में। नीलगिरी की पहाड़ियां केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई हैं। ठीक है। इन्हें ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं क्योंकि ये नीले रंग की दिखाई देती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है? दोदा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। 2637 मीटर। कहां पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है
दोदा बेटा। दोदा बेटा कौन सी पहाड़ियों में? नीलगिरी की पहाड़ियों में। और दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर ऊंची है। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यह तो दूसरा सबसे ऊंचा है। तो पहला सबसे ऊंचा दक्षिण भारत का पर्वत, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियों में अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी, अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितने मीटर ऊंची है? 2695 मीटर ऊंची है। तो ये क्वेश्चन अपना और भी बन गया। उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत की ऊंची चोटियों के बारे में। तो अगर बात करें उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे पहले नंबर आएगा K2। उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। अगर भारत के अधिकार में बात करें तो कौन सी है? कंचनजंगा। मध्य भारत गुरु शिखर, दक्षिण भारत अन्नाईमुडी। ठीक है, आगे देखो। नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है इन पहाड़ियों में? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति, टोडा जनजाति निवास करती है। और टोडा जो संस्कृति है, टोडा संस्कृति को क्या कहते हैं? भैंस संस्कृति। टोडा संस्कृति को क्या कहते हैं? भैंस संस्कृति। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें पशु पालने का विशेष महत्व है। यह जनजाति चाय के बागानों में काम करती है या फिर पशुपालन का काम करती है। और टोडा संस्कृति को क्या कहते हैं? भैंस संस्कृति कहते हैं। जो इनके, जहाँ भी इनके जो भैंसों को रखने का स्थान होता है, वहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश क्या होता है? वर्जित होता है। जो भी काम करते हैं भैंसों से संबंधित, वो कौन करते हैं? पुरुष ही करते हैं। तो इनके जो दुग्धालय हैं वो क्या कहलाते हैं? इनके मंदिर कहलाते हैं। और इनके मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश क्या होता है? वर्जित होता है। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन, तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। नीलगिरी के पहाड़ियों के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियों की यह विशेषता है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अन्नाईमुडी कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में आती है कार्डोमम या इलायची की पहाड़ियां। इलायची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्डोमम कहते हैं। इलायची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्डोमम। इसीलिए इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? कार्डोमम की पहाड़ियां। और इनका इलायची नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर इलायची का उत्पादन सर्वाधिक होता है इन पहाड़ियों में, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। आगे देखो, अपना जो संपूर्ण पश्चिमी घाट पर्वत है, नीलगिरी अपना एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। अन्नामलाई की पहाड़ियों में भी एक अपना जैव आरक्षित क्षेत्र है। जो संपूर्ण अपना पश्चिमी घाट पर्वत है, संपूर्ण पश्चिमी घाट पर्वत को 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट पर्वत को यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक सूची में कब शामिल किया गया था? 2012 में शामिल किया गया था संपूर्ण पश्चिमी घाट पर्वत को। क्यों? क्योंकि ये जैव विविधता का क्या है? हॉट स्पॉट। जैव विविधता का हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब तप्त स्थल। ठीक है, तप्त स्थल बोले तो सबसे ज्यादा जैव विविधता या अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर्वत पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आगे का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।